और बाबा महिलाओं से पूछते क्या इसके अच्छी जगह है कोई संसार में, तो ये हमने कल देखा। और मेहराबाद में अब बाबा का कार्य जो है यहाँ उसका हेडिंग ही है सतत कार्य, यही बाबा का घोष वाक्य था। इतना बाबा कार्य करते थे लगातार नॉन स्टॉप कि कोई इतना नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। तो ये कल हमने देखा था कि उस दिन 100 लोगों को बाबा ने अपने हाथों से खाना खिलाया था। और जो बुआ साहेब बाबा के भक्त गुजर गए थे तो उनकी स्मृति में इस प्रकार से बाबा ने वो दिन गुजारा। बुधवार का दिन था। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 394 से शुरू है। आज का जो सेशन है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें ऐसी कई जो घटनाएं हैं, बातें हैं जो बाबा ने उजागर की है, और जो सीक्रेट है वॉर का, युद्ध के बारे में प्रेडिक्शंस किए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, या युद्ध में कैसा वो चाहते हैं उसको, किस तरह से युद्ध को बाबा ने मोड़ दिया, युद्ध को घुमाव कैसा बाबा ने यहाँ बैठ करके दिया। तो जो असंभव लगता है हमें, वहाँ तो कृष्ण युद्ध भूमि में था, यहाँ मेहराबाद में बैठ करके मस्तों पर बाबा ने कार्य, पूरा दिन के 24 घंटे में से 17-18 घंटे बाबा मस्तों के साथ काम करते थे उस समय में। और वो कार्य करके उसके द्वारा बाबा ने युद्ध का नियंत्रण कैसे किया और क्या सब घटनाएं किससे जुड़ी है, कैसे फटाफट बाबा ने इस युद्ध के युद्ध में कैसा होता है, तुरंत तैयार रहता पड़ता है प्रत्युत्तर देने के लिए, हमला के लिए। ठीक उसी प्रकार से बाबा का कार्य चल रहा है। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं ये चैप्टर में। यदि आपके कोई बाबा प्रेमी मित्र चुके हैं तो एक मैसेज उनको डाल दीजिए, बाकी उनकी मर्जी। जय बाबा। After Baba's long absence, lovers from Pune and Bombay naturally wished to have his darshan, and he set aside the following Wednesday, May 15, to meet with a group of 35 lovers from Bombay. तो हम देखते हैं 9 महीने बाबा मेहराबाद से दूर थे, तो ये सब जो बाबा का एब्सेंस वहाँ पर था, तो इसके बारे में जैसे कि पूना है, अहमदनगर है, बॉम्बे के प्रेमी बहुत बाबा के थे। इतने दिन बाद बाबा आए तो इस मौके को वो लोग छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक मिनट, थोड़ा मैं अपने आप को कंफर्टेबल करूं। तो पूना बॉम्बे से सारे स्वाभाविक था, सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए उतावल थे। और इसके लिए बाबा ने अगला जो बुधवार था, पहला बुधवार तो बुआ साहेब की स्मृति में उन्होंने किया था, गरीबों को खाना खिलाना वगैरह। तो नेक्स्ट वेंसडे जो 15 मई को पड़ा, वो बाबा ने इस कार्य के लिए रखा कि जो पूना बॉम्बे से लोग आएंगे उनको बाबा मिलेंगे। To meet with a group of 35 lovers from Bombay. तो बम्बई से 35 बाबा प्रेमी जाने वाले थे। The ladies in the group had the additional privilege of taking tea with women on the hill. तो जो महिला मंडली बॉम्बे से गई उनको एक एडिशनल हक मिला, प्रिविलेज मिला कि महिला मंडली के साथ ऊपर टीले पर चाय पीने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। और उसमें कई सारी बातें हैं, वो एक दूसरे को बताती थी, शेयर करती थी, इतने 9 महीने में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ। Baba also met with the men as they returned to report on their assignments in Bangalore, Baramangla, Bombay, Nasik, Rahuri and other locations. और बाबा भी पुरुषों से मिले, क्योंकि हर जगह पर बाबा ने सभी को एक काम बांट कर दिया था। जैसे बेरामंगला है, बेंगलोर है, बम्बई है, नासिक है, राहुरी है, जगह जगह पर बाबा ने किसी किसी को डेप्यूट करके काम दिया था, तो उनसे भी बाबा सारी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। चांजी कॉल द जर्नीज रश एंड रन ट्रिप्स, एडिंग बाबा डजंट बिलीव इन आइडल बोट्स और inaction
इन स्पिरिचुअलिटी। तो चांजी कहते हैं ये सारा हरी भरी दौड़ना, इधर जाओ उधर जाओ देखना, तो बाबा की आध्यात्मिकता कैसी है, तो बैठ के कुछ भी कृति नहीं करना, ये बाबा की आध्यात्मिकता नहीं है। हिज वॉच वर्ड इज एक्शन। बाबा का घोष वाक्य है, बाबा का नारा मतलब कृति, सतत कृतिशील रहना, कुछ ना कुछ पूरा यहाँ तक डूबे रहते हैं काम में। तो ये समझ लेना कि बाबा का कार्य चल रहा है हमारे ऊपर। कई लोग आप में से भी हो गए कि सतत कुछ ना कुछ अब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ हरी भरी रहती है। तो ये इसी प्रकार के बाबा का ये रीति है और बाबा का ये घोष वाक्य था, कार्यशीलता। Donkin too thought of Meherabad as a place of action, where the work and influence of Baba have breathed themselves into the very soil itself. और डॉन्किन ने भी मेहराबाद को एक कृतिशील जगह कहा है, जहाँ की उसकी मिट्टी में ही है बाबा की सांस और बाबा की कृतिशीलता, ये मेहराबाद की मिट्टी में ही है। कई लोग जो नए जाके मेहराबाद बसते हैं ना, फिर वो आकर क्या क्या कहते हैं कि अरे वहाँ तो किसी के पास समय नहीं है हमको देखने को, हमारे से बातचीत करने को, हमारी मदद करने को, हर कोई इतना बिजी है, सबके इतने काम है, और ये वस्तु स्थिति है। तो डॉन्किन कहते कि मेहराबाद की जो मिट्टी है इसी में बाबा की सांस और उनकी कृतिशीलता जो है, बाबा का प्रभाव इस मिट्टी पर है। बट ही वॉज ओनली देयर फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर बाबा सेंट हिम बैक टू बेंगलोर to hone his surgical skills at the Bowring and Lady Curzon Hospital. लेकिन डॉन्किन मेहराबाद में कुछ ही हफ्तों तक रह पाए। वहाँ पर बाबा, देखो कैसा बाबा ख्याल रखते थे हर किसी का, इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी व्यस्तता में, हर व्यक्ति, हर प्रत्येक आत्मा का बाबा कैसे ख्याल रखते थे, ये अगर आप आंख बंद करके थोड़ा सोचोगे तो हम अचंभित हो जाएंगे। केवल मेहराबाद में रहने वाले उनके प्रेमी नहीं, तो विश्व भर में सभी आत्मा उनका ख्याल वो रखते हैं। तो इस प्रकार वहां जाने के बाद बाबा ने डॉक्टर डॉन्किन को वापस भेज दिया बेंगलोर। ये जो बॉयरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल है, बहुत प्रसिद्ध वहाँ का, तो वहाँ पर बाबा ने उनसे कहा कि तुम वहाँ जा कर के अपना जो वो डॉक्टर डॉन्किन कौन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो ये आप अपना स्किल जो है, कुशलता जो है, सर्जन को प्रैक्टिस चाहिए, है ना, डॉक्टर है तो उसको प्रैक्टिस चाहिए। और अपनी डॉक्टरी पास करने के पश्चात डॉन्किन तुरंत ये आश्रम ज्वाइन किए, और आश्रम में उनको बाबा ने क्या काम दिए थे, पशुओं को संभालना, गाड़ी धोना, गाड़ी चलाना, ना जाने क्या क्या काम वो कर रहे थे, डॉक्टरी का छोड़ के सब काम कर रहे थे। डॉक्टरी का काम बहुत थोड़ा था, इतने छोटे आश्रम में क्या रहेगा। तो बाबा ने उनको बेंगलोर भेज दिया कि जाके अपना स्किल हाथ अच्छा बिठा देना, ये हॉस्पिटल में काम करना और प्रैक्टिस करना वहाँ पर, जो उनका सर्जिकल ज्ञान था इसके बारे में। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो कल हमने पढ़ी नहीं है शायद। This was the first of many printed circulars by which Baba would communicate with his lovers in India and around the world, announcing seclusions। अच्छा, ये पढ़ा था। तो ये सर्कुलर जो है, और चांजी ने जो इसके बारे में लिखा था, ये ऑलरेडी ब्लू बस टूर में मैंने डाल दिया। यदि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो सेशन के बाद प्लीज पढ़ लेना। Baba also continued to monitor progress on the Universal Spiritual Center in Bairamangala. He had declared upon arrival at Meherabad that it was now his intention to create a total of 12 centers before he broke his silence, including the 6 already established at Meherabad, Nasik, Toka, Madras, Mandla and Bairamangala. तो बाबा ने बैरामंगला में जो वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का कार्य चल रहा था, इसका भी जांच पड़ताल की कार्य ठीक कर चल रहा है, कैसी उसकी गतिविधियां, ये भी बाबा मॉनिटर कर रहे थे। क्योंकि आने के पश्चात बाबा ने घोषणा की थी कि उनके मौन तोड़ने के पहले वो 12 सेंटर्स की स्थापना करना चाहते हैं। ऑलरेडी 6 जो है, मेहराबाद, नासिक, टोका, नासिक का बंद हो चुका था, टोका का बंद हो चुका था,
मद्रास, मंडला का भी बंद हो चुका था, और बेरामंगला, ये 6 के अलावा और 6 जगह बाबा अपना आध्यात्मिक केंद्र खोलना चाहते थे। For the remaining 6, he added, different places around India are still to be selected. That was one of the objects of my last tour. तो बाबा ने कहा कि मेरे जो पिछली ब्लू बस टूर थी उसका एक उद्देश्य ये भी था कि भारत में विविध जगहों पर मुझे और 6 जगह ढूंढनी है अपने आश्रम के लिए. But without question, the most significant aspects of his activities were must work and management of the war, which for all intents and purposes had merged into a single focus. परंतु कोई सवाल इसमें नहीं था कि इन सब गतिविधियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य चल रहा था मस्त का कार्य, और मस्तों के द्वारा युद्ध का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ वॉर. ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि इसी एक कार्य पर उनका इन सभी गतिविधियों के बीच पूरा फोकस था, ध्यान था. हिटलर वॉज एंगेज इन अ रिलेंटलेस स्वीप अक्रॉस यूरोप, ravaging everything in his path. अब हिटलर पगला गया था, पूरा यूरोप उसने पादाक्रांत कर दिया था. ऐसे ऐसे सुंदर और शांत देश जो किसी के ईच न बीच, उनको भी पिछले बार हमने देखा कि उन पर भी उन्होंने आक्रमण करके सबको वो पराभूत करते करते जा रहा था उसके मार्ग में जो भी आएगा. On May 10, German forces invaded France and the Low Countries. 10 मई को जर्मन फौज ने फ्रांस पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, और उससे लो कंट्रीज, उससे नीचे और जो छोटे मोटे देश थे उसमें भी. तो in the ensuing days, Baba told both the men and women that he would die on the 27th. इस समय बाबा ने महिला और पुरुष दोनों को बताया कि मैं 27 को मरने वाला हूँ. 27 मई को बाबा ने ऐसी घोषणा की थी. अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है आगे आएगा. On May 16, Baba announced plans to enter seclusion during June and July. I am retiring into seclusion for my work for the world, he explained. It is very important. I want to speed up situations and developments in the war. तो 16 मई को बाबा ने घोषणा की और अपने एकांतवास का योजना बताई कि जून और जुलाई में एकांतवास में चला जाऊंगा. विश्व के संबंधी जो मेरा कार्य है उसके लिए मैं ये एकांतवास में जाऊंगा, ये बाबा ने स्पष्ट किया. बाबा ने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है. अभी जो स्थिति है वो स्थिति और युद्ध की गतिविधियों को मैं तेज करना चाहता हूँ, और ये ऐसा एक युद्ध होगा जिसमें कई सारे अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें होगी जिसको अब उम्मीद नहीं की थी, अपेक्षा की नहीं थी. ऐसे बदलाव हो गए. और हम जैसे देखते हैं कि मित्र राष्ट्र, फिर उसकी मित्रता टूट गई, दुश्मन भी मित्र हो गया, मित्र भी दुश्मन हो गया, है ना. ऐसे सारे बदलाव थे. इट विल चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. विश्व का जो नक्शा है वो ये युद्ध बदल देगा. Disastrous results and unexpected consequences and developments will bring about a quick turn of events. बाबा कहते हैं कि इसके परिणाम भयंकर हो गए, विनाशकारी हो गए. जैसा हम देखते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो होने के पहले बाबा ने बताया कि ये युद्ध बहुत विनाशकारी इसके परिणाम हो गए, और इसके इतने अनएक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद नहीं की थी, ऐसे उसके परिणाम हो गए. और इसका जो डेवलपमेंट है ये एक ऐसी घटनाएं होगी कि अचानक बहुत सारा बदलाव, क्विक टर्न्स होगा इसमें, ये बाबा ने कहा. क्विक टर्न ऑफ इवेंट्स, ऐसी ऐसी घटनाएं होगी और जो एकदम घूमजाव होगी. डिस्ट्रक्शन इज इसेंशियल फॉर रिकंस्ट्रक्शन. तो बाबा कहते हैं
पुनर्निर्माण के लिए नाश जरूरी है। All evil is to be eradicated for good to be established. अच्छा किस प्रतिष्ठापित करने के लिए, अच्छा स्थापित करने के लिए, जो दुष्ट है, खराब है, बैड है, इसका नाश होना, संपूर्ण नाश होना जरूरी है। The same day, devotees in Arangao's Vithoba, this is also very important और बहुत सुंदर है। अरनगांव के लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि श्रुति सुन रही है और आगे वो जो अरनगांव के बाबा प्रेमी है उनसे इसको शेयर करेगी। ऐसे मैंने विट्ठल देवकर को भी बता दिया इसके बारे में। The same day, devotees in Arangao's Vithoba temple began a sapta. सप्ताह मालूम है ना, देहातों में, विलेज में होता है। सप्ताह मतलब 7 दिन तक भजन कीर्तन ऐसा सब रहता है, स्पीच। जैसे ये दरियापुर वाले लोग कह रहे थे कि सप्ताह होना चाहिए, यहाँ सप्ताह करना है हमका। जैसे नागपुर में वो हुड़केश्वर वाले लोग सप्ताह करते थे, 7 दिन से सतत लगातार बाबा का कार्यक्रम। तो ऐसे ये जो अरनगांव का विठोबा मंदिर है वहाँ पर उन्होंने सप्ताह का आयोजन किया। और वो क्या सप्ताह था? एक त्योहार जैसा, जिसमें केवल उपासनी महाराज के नाम का नॉन स्टॉप जप वो कर रहे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्रुति। उपासनी महाराज के नाम का नॉन स्टॉप जप कर रहे थे 7 दिन। क्यों? क्योंकि उपासनी महाराज का जन्मदिन था। तो उपासनी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन गायन भंडारा और उनके नाम का जप, ये सब बाबा की आज्ञा से किया गया था। बाबा ने उनको बोला था कि सप्ताह अरेंज करो, उसमें भंडारा रहेगा, भजन कीर्तन और उपासनी महाराज के नाम का लगातार जप। ये विलेजर्स को, जो अरनगांव के देहाती लोग हैं, उनसे बाबा ने यह आग्रह किया और उन्होंने विठोबा मंदिर जो है आपका अरनगांव में, उस मंदिर में ये सप्ताह का आयोजन किया गया था। यहाँ उल्लेख नहीं है, आप लोगों को शायद पता होगा कि वहाँ उसमें बाबा आए थे क्या, मंदिर में बाबा ने भेंट दी थी क्या? दी होगी डेफिनेटली। जब सप्ताह का आयोजन बाबा की आज्ञा से हुआ है तो बाबा वहाँ गए ही होंगे। But we can just guess. Another situation requiring Baba's attention at this time was a curious barrage of communications between Sakori and Meherabad. Upasni appeared to be negotiating with Baba to have him purchase and assume responsibility for the running of the Sakori ashram. This is very important. At least मैंने पहले कभी ये कहीं पढ़ा नहीं था। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बताना, अगर किसी ने पढ़ा है तो जस्ट ऐसा करना। मैं बात पूरी करती हूँ। यहाँ उपासनी महाराज का छोटा फोटो है जो कि उपासनी महाराज ने 24 दिसंबर 1941 में अपनी उम्र की 71 साल में अपना देह त्याग किया था। तो इस समय में उपासनी महाराज और बाबा के बीच में, साकोरी और मेहराबाद के बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण पत्राचार चल रहा था। उपासनी महाराज मेहर बाबा को आग्रह कर रहे थे कि ये साकोरी का आश्रम तुम खरीद लो। क्या? साकोरी का आश्रम खरीद करके इसको तुम चलाओ, इसके मालिक बनो और इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो इसको चलाने की। Isn't it wonderful? सुन रहे हैं आप लोग? कौन कौन सुन रहा है और किसने नहीं सुना? क्या सुने? थैंक यू। तो on May 17, Baba made an offer of $500,000 if Upasni would agree to abolish all Hindu ceremonies and rituals. कितना महत्वपूर्ण है। 17 मई को बाबा ने उनको ऑफर दी, प्रस्ताव दिया। क्या? कि
ये उपासनी महाराज का साकुरी आश्रम तुम खरीद लो, उपासनी महाराज कह रहे थे। तो बाबा ने कहा 50,000 में, हाफ मिलियन मतलब 50,000 हो गया ना, मैं ये तुम्हारा आश्रम खरीदता हूं, लेकिन शर्त ये है, यहाँ पर अभी जो भी हिंदू गतिविधियां सारे कर्म कांड हो रहे हैं, ये तुमको सब समाप्त करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं उपासनी महाराज के आश्रम में पूजा अर्चा यज्ञ याग ये बहुत होता है, अभी भी होता है, यज्ञ होते हैं वहां पर। तो बाबा ने ये शर्त रखी थी। अब देखो बाबा अवतार है, उपासनी महाराज उनके इस अवतार काल के गुरु है, उपासनी महाराज सदगुरु है। हमको ये बाहर से ऐसा दिखता है बार्गेनिंग, इसके अंदर भी कोई गहन आध्यात्मिक अर्थ छिपा होगा। ये सांकेतिक भाषा है, युद्ध के दौरान ये चल रहा है, युद्ध से डेफिनेटली ये जुड़ा होगा। अब इतना तो मेरा दिमाग नहीं कि इसको मैं समझ सकूं, जितना दिया हम पढ़ेंगे आगे। आगे देखो, ऑल द उपासनी एग्रीड टू बाबाज कंडीशंस। देखो ये एक और महत्वपूर्ण है कि उपासनी महाराज तैयार हो गए। बाबा की जो शर्तें थी कि यहाँ से ये हिंदू गतिविधियां सारी पूजा अर्चा कर्मकांड यज्ञ सब बंद हो जाना चाहिए, इसके लिए उपासनी महाराज तैयार हो गए। आई एम सॉरी, हाँ थोड़ा गले में खराश और ये सब है, ठीक चले आगे, इसलिए थोड़ा ये गरम गरम अदरक और शहद डाल के पीती हूँ पानी, ताकि तो उपासनी महाराज agreed Baba's conditions. Nothing appeared to result from these interchanges, and in any case, as Lord Meher records, it was their divine humor to engage in such a play. इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बताया हाँ मैं खरीदता हूँ, उन्होंने बोला ये शर्त है, वो शर्त एग्री किया, एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। और लॉर्ड मेहर में ये उसका लिखा है कि ये उनका दैवी विनोद था, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, इसके पीछे कुछ अर्थ होगा जो हम नहीं जानते। बिफोर एंटरिंग सेक्लूजन, बाबा gave the women 2 tours of the mast ashram, the second on May 19। सहसा महिलाएं मस्तों के पास नहीं जाती थी, बहुत अभाव से ये अवसर बाबा देते थे। तो एकांतवास में जाने के पहले बाबा सभी महिलाओं को लेकर गए मस्त आश्रम, मतलब महिलाएं वहाँ रहती थी ईस्ट रूम में, मस्त आश्रम वहाँ था समाधि के पीछे जो है वहाँ पर। मई 19 को बाबा महिलाओं को मस्त आश्रम लेके गए। He drew their attention to Phoolwala with his garlands and turban of flowers, calling him his peacock and Chatti Baba his doe. Soon after this visit, Nadine composed an article for the Meher Baba Journal entitled Meher Baba's Work with the God Mad Men, in which she observed, in this field of inner human being operates Meher Baba with supreme mastery and absolute authority, with creative power and love. तो यहाँ पर बाबा ने, आप ये अब स्क्रीन पर थोड़ी देखना, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फूल वाला बाबा है, मस्त है, इनके बारे में काफी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चित्र यहाँ किताब में भी ये देखिए, आपको फील आना चाहिए, आप किताब पढ़ रहे हैं। तो ये उनको फूल पसंद थे और फूल से वो सजा लेते थे अपने आप को, और यही प्रैक्टिस बाबा के आश्रम में भी बाबा ने कंटिन्यू रखी कि उनको फूल से सजाया जाता था नहाने के पश्चात। तो ये फूल वाला बाबा है, बाकी बदन पर कपड़े वगैरह उनके नहीं है। तो इनकी तरफ बाबा ने महिलाओं का ध्यान खींचा कि उसकी टर्बन, मतलब ऊपर जो पगड़ी जैसा पहना है, ये फूलों का उसका मुकुट जैसा है। तो बाबा ने कहा कि ये मेरा पीकॉक है, मोर है, क्या फूल वाले बाबा को, और चट्टी बाबा उनका कबूतर है, दो है ना।
So soon after this, इसके पश्चात में नदीम टॉल्स्टॉय जो थी उसने एक लेख लिखा. अच्छा, ये भी ढूंढ के डालेंगे. हाँ, मेहर बाबा जर्नल में उसने बाबा के कार्य, ये जो गॉड इंटॉक्सिकेटेड मस्त और पागल लोगों के लिए मेहर बाबा के कार्य, ऐसा जो भी उसने ऑब्जर्व किया, वहाँ पर निरीक्षण किया, इसके बारे में नदीम टॉल्स्टॉय जो रशियन थी, एक काउंटेस थी, उसने एक आर्टिकल लिखा मेहर बाबा जर्नल में. तो वो कहती है, ये जो प्रगत आत्माएं हैं, इसमें मेहर बाबा अपनी सुप्रीम उच्च अधिकार और बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कार्य करते हैं. उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति और उनका प्रेम, जब बाबा उनके साथ कार्य करते हैं तो उच्चतर स्तर पर होता है. उच्चतम स्तर पर बाबा इनके साथ कार्य करते हैं. मेहर प्रसाद सुन लो कि इनके साथ बाबा कार्य करते हैं, तब बाबा अपनी पूरी शक्ति और प्रेम का उपयोग करके वो उच्चतम स्तर पर होता है. Here the disciple has nothing to say or wish for his own happiness and well-being. The only requirement is his full inner cooperation and complete surrender. यहाँ पर वो कहती है, किसी की भी उनके शिष्यों की कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई कहना नहीं होता है. खुद के आराम, ऐशो आराम, सुख के लिए, खुद के सुख के लिए, ऐशो आराम के लिए उनकी केवल इच्छा इतनी होती है कि आंतरिक पूरा सहयोग होना चाहिए और बाबा को पूरा समर्पण, कंप्लीट समर्पण, संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए. तन मन धन, पीछे कुछ भी रिजर्व नहीं रखना है. अगर हमारी आदतें भी है, अच्छी हो बुरी, वो भी छोड़नी पड़ेगी. बहुत सुंदर इसके बारे में बी फिटिंग स्लेव जो किताब है, नई आई है, दवाना ने लिखी है, रच वाली, उसमें बहुत सुंदर दिया है कि हमारी आदतें, हमारा पैटर्न, स्टाइल ऑफ लिविंग भी छोड़ना पड़ता है अगर यहाँ आते हैं तो. भले आपको गर्व होगा कि मैं सच बोलता हूँ, तो ये गर्व और ये सच बोलने का भी वहाँ छोड़ देना पड़ता है. इसका अर्थ ये नहीं कि झूठ बोलना है, एक अलग बात है, पर सब कुछ वहाँ, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ. मैं नहीं, कुछ भी नहीं. तो ये सुंदर वो आर्टिकल हम देखेंगे. ये फूल वाला बाबा जो थे, ये बेलगांव से थे. ऑन May 27 बेल्जियम फेल टू द नाजी. 27 मई को नाजी ने बेल्जियम को हराया. अब यहाँ पर इसके बारे में, दिस वॉज द डे ऑन विच बाबा हैड सेड ही वुड डाई. हमने पहले, इसके पहले ही पन्ने में थोड़ी देर पहले देखा कि बाबा ने कहा मैं मृत हो जाऊंगा. तो 27 मई को ही दिस इज द डे बाबा हैड सेड बाबा वुड डाई, क्योंकि नाजी ने पराभव किया था बेल्जियम का. It was also at this time that Baba sent Eraj back to Bangalore to assist Adike with organization of Chanji's notes, diaries and correspondence. इसी दिन बाबा ने एरज को बेंगलोर वापस भेजा आदिके ईरानी की मदद करने के लिए, कि सारा पत्राचार, डायरी, नोट, करस्पॉन्डेंस को मदद करने के लिए. Somehow Bangalore was important point for this वर्ल्ड वॉर 2, महायुद्ध दूसरा जो था, इसमें बेलगांव से क्या भूमिका थी ये तो हमारे समझ में नहीं आता है. परंतु बेलगांव, कारवार, गोवा, धारवाड़, ये कर्नाटक, ये सब में उस समय बाबा रहे और वहां से वो युद्ध की सारी ये करते थे. वो क्या उसमें कनेक्शन है, पर कनेक्शन जरूर है, इतना जरूर. अब ये मस्त भी देखो, फूल वाला बाबा, ये भी बेलगांव से. यहाँ पर और एक है, मोहम्मद ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ अ पीकॉक सिंगिंग आई एम अ पीकॉक हाउ वेल आई सिंग. तो मस्त मोहम्मद भी कहता था मैं भी मोर हूँ, मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ, गाता हूँ. एनीवे, ऑन में, या दिस इज ओवर. ही इज अ फूल.
सॉरी एक लाइन रह गई। Today, he observed, King Leopold of Belgium has surrendered to the German forces. He is a fool. Not only has he lost all his honor by giving in, but he has gotten nothing out of Germany for himself in exchange. बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनना. The next 2 months will be critical for the Allies. Everyone will say the Allies will lose. In August, the tables will suddenly turn and the Allies will get the advantage. तो बाबा कह रहे हैं ये बेल्जियम का जो राजा था लियोपोल्ड, इसने शरणागति पद करे. तो बाबा को ये कभी पसंद नहीं था. जो भी है, अगर तुम मर भी जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने देश के लिए पूरा धीरज से लड़ना, इस पक्ष में हमेशा बाबा रहते थे. तो इसने शरणागति एक्सेप्ट की बेल्जियम के राजा ने जर्मन फोर्स के सामने. तो बाबा कहते ये मूर्ख है, और केवल मूर्ख नहीं, वो इसने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना क्या कहते हैं, गौरव भी उसने खो दिया. ऑनर, ही हैज नॉट ओनली लॉस्ट हिज ऑनर. इस प्रकार से अपने देश के लिए लड़ने के बजाय उसने शत्रु देश के सामने घुटने टेक दिए. ये बाबा को अच्छा नहीं लगा. बाबा कहते उसने अपना केवल गौरव नहीं, गौरव ही उसने खोया ही है, अपना पूरा गौरव खोया, अस्मिता खोई. साथ ही में जर्मन लोगों से उसको कुछ भी नहीं मिला, ना उसके देश के लिए, ना उसको व्यक्ति चाहा. आगे के 2 महीने मित्र पक्ष के लिए बहुत कठिन है, और इसमें हर किसी को लगेगा. और वास्तव में उस समय ऐसी स्थिति थी, ऐसा लग रहा था कि अभी मित्र राष्ट्र का पराभव होगा. लेकिन बाबा कहते हैं अगस्त में ये सारी स्थिति बदलेगी और उस समय में मित्र राष्ट्र प्रबल हो गए, उनका फायदा होगा. बट आगे बाबा कहते हैं इट विल बी अ क्लोज शेव. थोड़े से ये हो जाएगा. इन अगस्त आई मे गो टू रशिया वाया पर्शिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगस्त में बाबा कहते हैं मित्र राष्ट्र की सरसी होगी, और मैं अगस्त में पर्शिया के मार्ग से वाया पर्शिया में रशिया जाऊंगा. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अगर इतिहास याद है, इसी समय अब तक रशिया मित्र राष्ट्र में नहीं था. यही वो समय है कि रशिया मित्र राष्ट्र में आ गया. कभी अगस्त, जो बाबा ने डेट दी, पर ऐसा नहीं कहा था, रफली कहा था. बाबा विल असेज द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरे विश्व की जो पीड़ा है, इसका नाश बाबा करेंगे, ऐसा टॉपिक का नाम है. By May 31, all the ashrams non-residents were on their way home as Mehrabad prepared for Baba's work. तो 31 मई को जितने भी आश्रम में नहीं रहने वाले ये सारे मेहमान लोग थे, बम्बई, पूना, नगर, कहीं कहीं से आए हुए, सबको बाबा ने अपने अपने घरों को भेज दिया. मेहराबाद में केवल आश्रमाइट्स जो है वही रहेंगे. बाबा के कार्य की ये तैयारी थी, गहरा तीव्र कार्य की तैयारी थी. मेनी गेस्ट लीव, उसमें आउट ऑफ एक्स मतलब इतने इतने थे, इसमें से मेनी गेस्ट लीव रीड मनीज क्रिप्टिक नोट. बाबा टोल्ड द वुमेन नो वन कम्स जून और जुलाई. तो बाबा ने कहा अब जून जुलाई में कोई यहाँ आने का नहीं. नो मेहमान नवाजी, क्योंकि बाबा को एकांतवास चाहिए था. और मनी ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ पर सारे गेस्ट मेहमान चले गए. बाबा entered seclusion in the new mosque compound on Mehrabad Hill at noon on June 1, sleeping in a small room in a shade adjacent to the old hospital building. कितना कष्ट दिया इस प्रियतम ने, इस अवतार ने अपने आप को. तो 1 जून को मेहराबाद के टीले पर समाधि के पीछे जो पहले, अभी हम बिल्डिंग देखते हैं, जो पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल था,
इसको बाबा ने मस्त आश्रम में तब्दील किया था। वहीं पर एक छोटी खोली है, तो वो छोटी रूम में बाबा सोए, केवल शेड थी। उस बिल्डिंग के बगल में ये रूम थी, और रूम के नाम में केवल ऊपर छत था पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग में। उसमें छोटी सी रूम में बाबा सो गए। His withdrawal from the routine management of the ashram allowed him to engage with the mass at a new level of intensity. Indeed, he said that his must work received a push when accomplished in seclusion. बाबा कहते हैं जब एकांतवास में मैं मस्तों के साथ कार्य करता हूँ तो वो अधिक प्रभावी होता है। रोजमर्रा का जो आश्रम का प्रबंधन था उसमें से बाबा ने अपने आप को दूर किया, छुड़ा लिया, और केवल एक अलग स्तर पर, अलग गहराई से, अलग और अधिक तीव्रता से बाबा ने मस्तों के साथ अपना कार्य शुरू किया। अब आगे हम देखेंगे कैसा। His daily schedule reflected the grave nature of the work ahead. उनका रोज दिनक्रम जो था वो हम आगे देखेंगे तो हम जानेंगे कि कितना गहन और गहरा तीव्र कार्य बाबा का उस समय चल रहा था। अब उनका दिनक्रम हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 a.m. rise and begin work with must, bathing, shaving, clothing, feeding and sitting in seclusion. सवेरे 5 बजे बाबा का कार्य शुरू होता था। आगे आगे आधी रात को बाबा उठ के यह कार्य शुरू किया, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल शुरू में बाबा 5 बजे उठकर मस्तों को नहलाते थे, दाढ़ी करते थे, उनको कपड़े पहनाते थे, उनको खिलाते थे, और उनके साथ बाबा एकांत में बैठते थे। ये कब तक? 7 बजे तक। कितने घंटे हो गए? आप लोग लिखो कागज पेन कहीं लेकर के, बाद में मैं पूछूंगी हर एक से कि कितने घंटे बाबा ने मस्तों के साथ काम किया और कितने घंटे टोटल काम किया, ठीक है? या अपना ऐसा ही उसका हिसाब लगा लीजिए। 2 घंटे हो गए। 7 बजे बाबा सवेरे की चाय लेते थे। 7:30 बजे मीट विथ विष्णु एंड अटेंड टू करस्पॉन्डेंस। विष्णु को मिलते थे और पत्राचार वो करते थे, पत्र का क्या उत्तर देना वगैरह। 8 बजे रिटर्न टू वर्क विथ मस्त, मतलब 7 से 8 के बीच में भी बाबा पत्राचार का कार्य आधा घंटा करते थे। अब 8 बजे वापस मस्तों के साथ कार्य करने के लिए बाबा चले जाते थे चाय पी करके, वो 12 बजे तक। 12 PM ईट लंच विथ मस्त। 12 बजे बाबा खाना खाते थे, वो भी मस्तों के ही साथ, क्योंकि बाबा मस्तों को खाना बाबा स्वयं खिलाते। एंड इट इज नॉट ए जोक। मस्तों को इतने सारे खाना खिलाना ये कोई साधारण बात नहीं है। 12:30 कंटिन्यू वर्क विथ मस्त। आधे घंटे की केवल खाने की छुट्टी, वो भी खाना मस्तों के साथ खाते थे। 12:30 बजे फिर बाबा मस्तों के साथ कार्य शुरू करते थे, वो 3 बजे तक। कितना घंटा हो गया? 12:30 से 3, 2.5 घंटा वापस। पहला सवेरे का 2 घंटा, ये 2.5 घंटा। 3 बजे मीट विथ विष्णु एंड अटेंड टू करस्पॉन्ड। 3 बजे भी आराम नहीं, आप लगातार देख रहे, सवेरे से 5 बजे से लगातार। 3 बजे फिर विष्णु मास्टर से मिलकर जितना भी पत्राचार है उसको बाबा अटेंड करते थे, वो भी कार्य ही था। 1 घंटा चलता था वो कार्य। सवेरे देखा आधा घंटा चलता था, 1.5 घंटा। 4 बजे दोपहर की चाय बाबा लेते थे। डिनर नहीं, नो डिनर, रात का खाना बाबा नहीं खाते थे। 4:30 बजे रिटर्न टू वर्क विथ मस्त। 4:30 बजे फिर बाबा मस्तों के साथ कार्य करने के लिए चले जाते। कब तक होगा? रिटायरिंग लेट एट नाइट। आधी रात तक ये कार्य चलता रहता था। मतलब कितने घंटे हो गए? 4:30 से लेकर 12 बजे कितने हो गए? 8 और 4 12, 8.5 घंटे, 7.5 8.5 घंटे। अब मुझे बताओ कितना टोटल घंटे बाबा मस्तों का कार्य करते थे? चैट में लिख दीजिए, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, ऐसा करो, कौन बताएगा कितना घंटा बाबा ने मस्तों के साथ कार्य किया?
मतलब किया नहीं करते थे। अपने एकांतवास में एक दिन के 24 घंटों ने बाबा मस्तों के साथ 17 घंटा 17 आवर्स, बराबर है क्या हिसाब? 17 आवर्स बाबा, 17 घंटे बाबा मस्तों के साथ काम करते थे। एडिशनल 1.5 घंटा पत्राचार संभालते थे, वो भी काम था। और उसको देखेंगे तो 18.5 घंटे बाबा, और खाने के टाइम में भी 1 घंटा मस्तों के साथ होते थे। तो 19.5 घंटे 24 घंटे से बाबा सतत मस्तों के साथ कार्यरत थे। On June 3rd, Baba explained what he planned to accomplish during this extended period of seclusion. आप लोगों को याद होगा, जब बॉयज हमने जब पढ़ा तब हम देख रहे थे बिल्कुल ऐसा ही एकदम तीव्र बाबा का कार्य उस समय भी बच्चों के साथ था। एक दिन में 2-3 घंटे का आराम किया तो किया, वो भी नहीं, ऐसा काम बाबा बच्चों के साथ भी करते थे, याद होगा आपको। अब ये मस्तों के साथ जो बाबा कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि इस गहन कार्य से जो ये इतना एक्सटेंड किया है, एकांतवास इतना बाबा ने लंबा किया, उससे बाबा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य साध्य करना है। बाबा कहते हैं, This 2 month special seclusion is for my special universal work, particularly to speed things up regarding the war. तो बाबा ने स्पष्ट किया, जाहिर किया। हालांकि कई बार बाबा अपना कार्य के पीछे का मकसद नहीं बताते थे, पर यहाँ बाबा कहते हैं कि ये मेरा जो 2 महीने का एकांतवास है और ये विश्व के लिए खास कार्य मैं कर रहा हूँ। खास करके जो युद्ध है उसकी गतिविधियाँ तेज करने के लिए मैं ये एकांतवास में कार्य कर रहा हूँ। तो जाहिर है विश्व के लिए और युद्ध के लिए। After the stirring up during the seclusion period, usually startling changes will take place in the war situation. One after the other, 32 nations in all will eventually be involved, including Italy and America. तो यहाँ पर कहते कि ये जो एकांतवास का पीरियड है, इस समय में एक के पीछे एक ऐसे अद्भुत गतिविधियाँ युद्ध के पटल पर विश्व में होने लगी। एक के पीछे एक ऐसे करके 32 राष्ट्र जो है ये एकत्र आ गए। अब तक अमेरिका तमाशा देख रहा था, लेकिन अमेरिका भी इनके साथ आ गया, इटली भी आ गया। तो जो मित्र राष्ट्र का दल था, ग्रुप था, अभी उनमें कई सारे राष्ट्र एकत्र आ गए हैं और ये मित्र राष्ट्र प्रबल ग्रुप हो रहा है। लेकिन कैसे राष्ट्र होते हैं देखो, जब तक उन पर हमला नहीं किया तब तक वो शांति से बैठे थे, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, है ना। अब सारे एक 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 करके एक, जैसे बाबा का कार्य यहाँ गहन होते गया, वहाँ पर एक एक राष्ट्र मित्र राष्ट्र को जुड़ते गया और 32 नेशन इस प्रकार से एकत्र आ गए। Situations will be so grave, they will verge on breathlessness. All of a sudden, unexpected developments will take place, which will be the turning points. Those who had the upper hand will eventually subdued and thrown off, and others who had been strangled and made to suffer in breathless suspense all these months, along with millions of others in the world, will breathe a sigh of relief. तो बाबा ने कहा कि इस समय में इतनी भयंकर ये परिस्थिति होगी, अंदर से अचानक अनपेक्षित डेवलपमेंट्स होने लगेगी और सारा उथल पुथल हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट्स आ जाएगा। जिसका अभी तक अपर हैंड था, जो मजबूत था, अब वो पराभूत होते दिखाई देगा। जिनका दमन हो गया था, जिनका गला घोट दिया था, कई सारे विश्व के लोगों के साथ जिनको मरने जैसी हालत में छोड़ा था पिछले कई महीनों में, जो बहुत खराब स्थिति में होते,
विश्व भर में लाखों लोगों के साथ अचानक उन लोगों को राहत की सांस वो लोग लेंगे, ऐसी स्थिति आएगी। Later that same day he issued a second message. उसी दिन बाबा ने बाद में दूसरा एक मैसेज दिया। इस सब कार्य के बीच में करस्पॉन्डेंस भी चल रहा था, बाबा सर्कुलर भी इशू कर रहे थे। इसी दौरान बाबा ने ये भी मैसेज दिया। वो क्या मैसेज है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, देखना। During these first 10 days of my seclusion, I shall decide definitely the length of time this war will last and exactly when it will end. बाबा कहते हैं कि ये जो मेरा एकांतवास के पहले 10 दिन है, इन्हीं 10 दिनों में मैं तय करूँगा कि ये युद्ध कितना दिन चलाना है और एग्जैक्टली कब ये खत्म होगा। वेरी क्लियर। Mani recorded in her diary that this seclusion was to last 15 days. तो 15 दिन ये एकांतवास चला, ऐसा मनी ने अपनी डायरी में लिखा है। आगे बाबा कहते हैं, जो कि वो एक प्रकार का भविष्य है, भाष्य है, और वो इतना महत्वपूर्ण भाष्य है कि जो आज की स्थिति को लागू पड़ता है। तो ध्यान से उसको सुनना, और बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। मैं आप सबको कहती हूँ, मैं कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे ये सर्टिफिकेट क्या मार्कशीट को देख लेना, क्योंकि विषय नहीं था, वो अलग कहानी है। आप विश्वास करो, सुनते जाओ, बाबा आपको सब समझा देंगे। तो अभी ऐसा कभी मन में लाना नहीं कि मुझे इंग्लिश आता नहीं, मुझे इंग्लिश समझता नहीं। जैसे हमने वो तेलुगु गाना सीख लिया और अभी समझ भी लिया ना मेहर माया जी का, उसी प्रकार से आपको ये समझेगा, और बाद में हिंदी में बोलते ही है, पर ये भी ध्यान रखना। आगे बाबा कहते हैं, बिफोर आई स्पीक एंड बिफोर पीस reigns, there must be a real world war in which, this is important, in which India will be involved 100% and places under Muhammad rule, प्लेसेस अंडर मोहम्मद रूल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई नहीं समझने वाली बात है, सारे आम शब्द है ना। प्लेसेस अंडर मोहम्मद रूल सच एज ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट एंड सो फोर्थ will also be entrapped in it, while Italy, Russia and America will play very active parts. ये बाबा की भविष्यवाणी थी तभी। आज कोई हालत अलग है ऐसा लगता नहीं है, कि आज जो भी चल रहा है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, जो जहाँ जहाँ टर्की का हो गया है, रशिया अमेरिका का एक अलग ही अध्याय चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि मैं बोलना शुरू करने के पहले और पूरे विश्व में 100% शांति प्रस्थापित होने के लिए बाबा कहते हैं, वास्तव में एक ऐसा युद्ध होना चाहिए जहाँ पर भारत भी इन्वॉल्व होगा, उस युद्ध में 100% इन्वॉल्व होगा। और जिन जिन प्रदेशों में मोहम्मद का राज था, प्रोफेट मोहम्मद ने राज किया था, या जो मुस्लिम जगत हम कह सकते एक तरह से, जैसे कि ईरान है, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट वगैरह, ये भी इसमें रहेंगे इस युद्ध में। जबकि इटली, रशिया और अमेरिका एकदम एक्टिव रोल उसमें निभाएंगे। ये बाबा का भाष्य 1940 का है। If this war prolongs in this above mentioned manner, I shall speak in August 1948. तो बाबा कहते हैं, ऊपर दिए गए पद्धति से अगर ये युद्ध खेला जाता है और लंबा होता है, तो मैं अगस्त 1941 में बोलूँगा। तो तब ये तो स्थिति थी नहीं जैसा हम देखते हैं, या अगर मेरा इतिहास कच्चा है, किसी को पता है तो वो बता दे कि क्या थी स्थिति थी। हमारे बीच में काफ़ी सारे टीचर्स है, सुरेखा ताई है, संतोषी जी है,
मेहरकांत साचान जी है क्या मालूम नहीं। तो उस समय क्या विश्व में ये स्थिति थी, एक्टिवली हम तो नहीं, हमारे सोल्जर्स को ब्रिटिशों ने उपयोग किया था जरूर। एनीवे, in which case for a year from August 1940 to August 1941, I shall, with certain of my male and female disciples, go to stay on the boundary of Russia and India or on some island across the ocean. तो बाबा कहते हैं यदि इस प्रकार से स्थिति रही किसी भी हालत में 1940 और 1941 के बीच में, अगस्त महीना पक्का था, मैं मेरे कुछ महिला और पुरुष शिष्यों के साथ भारत और रशिया के बॉर्डर पर रहने को जाऊंगा और किसी भी समुद्र के एक आइलैंड पर मैं रहने जाऊंगा। इफ द वॉर डज नॉट प्रोलॉन्ग, यदि ये युद्ध इस प्रकार से खेला गया और लंबा हुआ, यदि इस प्रकार से युद्ध प्रोलॉन्ग नहीं होता है, लंबा खींचा नहीं जाता है, तो क्या I shall decide whether to go to the border or somewhere else. यदि युद्ध नहीं लंबा खींचा तो बाबा कहते मैं तय करूंगा कि इस प्रकार से बॉर्डर पर जाना है कि और कहीं जाना है। यह सर्कुलर बाबा ने इशू किया था, ध्यान रखिएगा। जिनके पास पुराने सर्कुलर अगर रखे हैं तो शायद ये सर्कुलर आपको मिलेगा। 1940 के जून महीने में ये बाबा ने दिया था। आगे अत्यंत महत्वपूर्ण बाबा कहते हैं, My speaking is largely connected with the word war and peace. Peace does not mean truce. A truce does not necessarily have to happen. A truce will not make me speak. बाबा कहते हैं कि मेरा मौन और मेरा बोलना ये बहुत ज़्यादा निर्भर है विश्व युद्ध और शांतिपूर्ण स्थिति। जैसे हम देखते हैं कि कंप्लीट शांतता जो बाबा चाहते थे 100%, वो प्रस्तापित हुई है क्या? आपको क्या लगता है 100% शांतता प्रस्तापित हुई है? क्योंकि बाबा कब बोलने नहीं हुए हैं, कब बोलने वाले थे 100% शांतता प्रस्तापित होके कंप्लीट भाईचारा निर्माण होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि बाबा ने अपना शब्द नहीं रखा, उनको ये सर्कुलर पढ़ना चाहिए। इसमें साफ लिखा है, यहाँ तक कि बाबा ने ये स्थिति ने बताई है कि भारत 100% रोल निभाएगा और सारे मोहम्मद रूल्ड राज्य भी उसमें होंगे, पार्टिसिपेट होंगे। बाबा कहते हैं युद्ध विराम तह, युद्ध बंदी मतलब शांतता नवे। जैसे कि हम देखते हैं कि ये तह होके ये युद्ध शायद खत्म हुआ था, जितना मैं ठीक से जानती नहीं, आप लोग बताइए। कि यूनो की स्थापना हुई, फिर करार हुआ, इस प्रकार से यह युद्ध बंदी हुई। दुश्मन के दुश्मन कायम ही रह गई कि नहीं? भाईचारा और 100% शांतता प्रस्तापित नहीं हुई। तो इसलिए बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है, पीस डज नॉट मीन ट्रूस, TRUC, ट्रूस मतलब तह, युद्ध बंदी या युद्ध विराम। तो बाबा कहते युद्ध बंदी या युद्ध विराम या तय करके युद्ध को खत्म करना ये शांतता नहीं है। ए ट्रूस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू हैपन। इस प्रकार से युद्ध बंदी तय होना नहीं चाहिए, युद्ध खेलकर ही युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए और 100% शांति और भाईचारा निर्माण होना चाहिए। ए ट्रूस विल नॉट मेक मी स्पीक, यह बाबा ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस प्रकार से तय करके युद्ध विराम, युद्ध बंदी करके अगर युद्ध बंद हो जाता है तो मैं बोलूँगा नहीं। A truce will not make me speak. युद्ध बंदी के द्वारा जो युद्ध बंद होगा तो ये मैं बात बोलूँगा नहीं, मेरा मौन तोड़ूंगा नहीं। Before the end of the war, when peace is just on the point of appearing, I shall speak. बाबा कहते हैं युद्ध बंद होने के पहले जब शांतता एकदम दहलीज पे खड़ी है और प्रस्तापित होने वाली है, उस समय मैं भाष्य करूंगा, मौन तोड़ूंगा, मैं बोलूंगा। I shall speak
before permanent peace. I'll repeat this important sentence. बाबा कहते हैं, I shall speak before permanent peace. हमेशा के लिए शांति प्रस्थापित होने के पहले मैं बात करूंगा, मौन तोड़ूंगा. ये बाबा के शब्द है. तो अभी आप लोग जितने ध्यान से सुन रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि बाबा ने मौन तोड़ने का प्रॉमिस रखा नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ से आप दे दो कि बाबा ने क्या कहा था. हम लोगों का आधा ज्ञान भी नहीं बोल सकते. इन्फॉर्मेशन, जानकारी आधी रहती है. वो आधी जानकारी के हिसाब पर हम कूदने लगते हैं. ना जाने कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप और क्या क्या कहते हैं कि पूछो नहीं. Anyway, Baba's statements were carried to the Mandali in Bangalore, where Donkin mused, well, all feel the message of Baba's to the rather too vague, and we don't believe the date he gives for speaking at all. So we'll see. डॉन्किन देखो कितना बाबा को प्रेम करता था, कितना बाबा को समझता था. ये मैसेज जो है सारा मंडली जन को बेंगलोर में भी पहुंचाया गया. तब डॉन्किन आश्चर्य व्यक्त करके, और वो कहते हैं कि बहुत वेग मैसेज है, और मुझे लगता है कि जो तारीख बाबा ने दी है, बाबा उस समय बात नहीं करेंगे. मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है कि बाबा ऐसे बात उस समय नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. लेट्स सी, देखेंगे क्या होता है. Chanji on the other hand found Baba's second message so compelling that he would observe in his August 1940 Meher Baba journal column, the breaking of Baba's 16 years maun silence was largely connected to the word peace, a real peace that will usher in a new era and a new order, forming a brotherhood of humanity which will break all barriers of caste, creed and nationality. लेकिन चांजी बेचारा थोड़ा भोला था, तो वो कहता है, वो इतना कैरिड अवे हो गया बाबा के इस स्टेटमेंट से. तो मेहर बाबा जर्नल का अगस्त 1940 का इशू में उसने जो अपना लेख रहता है, और फ्रॉम माय डायरी ऐसा रहता था चांजी का, बहुत सुंदर है. आप उसको मैंने ब्लू बस टूर में डाला है, आप लोग पढ़ लीजिए उसको. तो वो कहते हैं, चांजी ने अपने मेहर बाबा जर्नल के कॉलम में लिखा कि बाबा का मौन तोड़ना अधिकतर विश्व के शांति पर निर्भर करता है. वास्तविक शांति जो कि एक नए युग का निर्माण करेगी. एक नया सुंदर भाईचारा मनुष्यते मानवता में आपसे में निर्माण होगा, जो कि सभी जात, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता को खत्म करेगी. क्या ये स्थिति आज है? जात, धर्म, पंथ, राष्ट्रीयता, भेद खत्म हो गए हैं? कोई नहीं जवाब दे रहा है. जात, पंथ, भेद नहीं हो गए हैं. Taking Baba at his word, Chanji wrote in the past tense, as if the breaking of Baba's silence was a given, and by the time the column appeared in print, the highly anticipated event already would have taken place. तो जब तक ये जर्नल प्रकाशित हो गया, तब तक तो जो होना है ऑलरेडी विश्व में हो चुका था. Because of printing deadlines, Chanji had to compose the column not long after Baba issued the message. तो एक प्रिंटिंग का एक डेडलाइन रहता है, जर्नल प्रिंट करता है, तो इसके लिए, और आज के जितना विकसित तंत्रज्ञान उस समय नहीं था, तो बाबा ने मैसेज देते ही चांजी ने कॉलम में वो लिख दिया, पास्ट टेंस में लिखा. But it would not be published until nearly 2 months later, at which point it would be patently clear that Baba had not broken his silence after all. चांजी ने लेख लिखा, लेकिन वो पब्लिश प्रिंट कभी हुआ 2 महीने बाद, और तब तक पता चला कि बाबा ने मौन तोड़ा नहीं है. Just as Baba cautioned a long road of suffering and destruction lay ahead,
before a new word could arise from the rubble and ash. He had been in seclusion for less than a week when Churchill pledged on behalf of the people of Great Britain, "We shall never surrender," provoking Hitler to declare a war of annihilation against all enemies. तो जिससे बाबा ने एक सावधान किया था कि ये लंबा चलेगा, विश्व बहुत यातनाएं झेलेगा, बहुत विनाश होगा आगे, तो इसी प्रकार से ये सब मलबे में सारे खाक में तब्दील होगा, वैसा ही हुआ। बाबा ही हैड बीन इन सेक्युलर, बाबा एक हफ्ता भी नहीं हुआ बाबा एकांतवास में जा कर के, और चर्चिल ने बोल दिया लोगों के, ब्रिटेन के लोगों की तरफ से कि हम कभी भी सरेंडर करेंगे नहीं, हम शरणागति प्राप्त नहीं लेंगे, हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और इस प्रकार से हिटलर को उसने उकसा दिया युद्ध के लिए। और फिर हिटलर ने, यही बाबा चाहते थे, हिटलर ने घोषणा की ए वॉर ऑफ एनिहिलेशन अगेंस्ट ऑल एनिमीज, सभी शत्रुओं के खिलाफ उसने विनाशकारी युद्ध की घोषणा की। बाबा टोल्ड द वुमेन, इफ इटली जॉइन्स वॉर देयर विल बी ए वर्ल्ड वॉर, there will be utter destruction and chaos just as I want, and then people will feel the hollowness and emptiness of it all and turn to God. जब हम कहते हैं कि बाबा ये विश्व युद्ध होना चाहते थे, तब कई लोगों को लगता है कि कैसा ये देव है कि जो विनाश चाहता था। लेकिन एक बात को हम शायद भूलते हैं जब हम ये आर्गुमेंट करते हैं वो लोग, कि अवतार सदगुरु का एकमेव उद्देश्य होता है हमारी आध्यात्मिक मदद करना है, पूरे विश्व की हर एक इंडिविजुअल की, व्यक्ति की, सोल की। इस माया नगरी में फंसाने के लिए वो हमको नहीं आया है। और ये विनाश नहीं होना, सुख होना, ये सब माया में उलझने जैसा है। क्यों हर अवतार काल में युद्ध होते हैं? क्योंकि बाबा ने एक सुंदर लेख दिया है, युद्ध के फायदे तोटे, हमने उस पर काफ़ी चर्चा की है, तो अब यहाँ उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन बाबा ने महिलाओं को बताया है यहाँ पर कि यदि इटली युद्ध में ज्वाइन होता है तब ये बहुत बड़ा युद्ध होगा और बहुत विनाश होगा, सारी अंधाधुंध होगी। और यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब ऐसा बहुत भयानक विनाश होगा तभी और केवल तभी लोगों को इस माया का, इस विश्व का खोखलापन समझ में आएगा। तभी मनुष्य सोचने लगेगा कि कब कितना, जैसे कि अभी हम देखते हैं इतने बाढ़ में गांव के गांव बह गए, 35 फीट तक मलबा है, तो ना उनका घर ढूंढ पा रहे, ना डेड बॉडी ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे हालत हुई है। तो जब ऐसा महाविनाश होता है तभी मनुष्य सोचने पर मजबूर होता है कि अरे कितना मेरा आशियाना सुंदर था, बह गया, कुछ भी नहीं रह गया, रास्ते पर लोग आ गए। तो परमानेंट क्या है? ये सुख जो है, ये माया है, ये कितना तकलादू है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये जब सोचेगा ऐसा विनाश होगा तभी मनुष्य सोचने पर मजबूर होता है, नहीं तो वो माया नगरी में उलझता रहता है। अपने अंदर झांक के देखने को तब विनाश, जब विनाश होगा तभी वो मजबूर होता है। तभी विश्व का जो खालीपन है वो मनुष्य को समझ में आएगा और वो ईश्वर की तरफ मुड़ेगा। ऐसा बाबा का सेंटेंस है यहाँ पर। The term war of annihilation was first coined by German social democrats to condemn the colony of German Southwest Africa for its determination to exterminate the new हिरीरो ट्राइब। तो एक ट्राइब को नष्ट करने के लिए ये पहले जर्मन जो सोशल डेमोक्रेट थे उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। हिटलर अपॉइंटेड द टर्म टू डिस्क्राइब द नाजी डिटर्मिनेशन टू अचीव विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो हिटलर में एनिहिलेशन ये शब्द यूज़ किया था, किसी भी हालत में सबको परास्त करके, पराभूत करके विजय प्राप्त करने की
उद्देश्य से हिटलर ने इस शब्द का उपयोग किया था। कंसिक्वेंटली बाबा रीडबल्ड हिज एफर्ट्स। वहां जाकर तो स्वयं कुछ मतलब इस तरह से ये इस अवतार के कार्य की एक खासियत थी कि सभी कार्य प्रतीकात्मक रूप से होते थे। तो वहां कुछ हो नहीं रहा तो बाबा ने अपने प्रयास डबल कर दिए। Prompting Donkin to observe that the routine of these first weeks in the Mast Ashram at Mehrabad must have created a record. इस प्रकार से बाबा ने अपनी गतिविधियां गहन तीव्र कर दी, रिकॉर्ड ब्रेक। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा डॉकिन कहते हैं कि बाबा ने अपने प्रयास डबल कर लिए। तो डॉकिन कहता है इसके पहले इतना तीव्र गहन कार्य मस्ताश्रम में कभी नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड ब्रेक कार्य हुआ। आगे डॉकिन कहते हैं इस विषय में, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज Baba came to bath the mass at 5:30 a.m., which for Baba is quite a usual hour to set about his work, and it is true that he adhered to this schedule for about a week. तो शुरू में बाबा मस्त को कार्य के लिए, मस्त को नहलाने के लिए 5:30 बजे आते थे और ये बाबा की कार्य की नॉर्मल टाइमिंग थी और वही शेड्यूल उनका रहता था। हफ्ते भर ये शेड्यूल रहा, लेकिन आगे thereafter, however, without previous warning, he began to come earlier each day and eventually म्हणजे अंततः settled down to a period of arriving at midnight to start the morning's work. हफ्ता भर बाबा 5:30 बजे आए, डॉकिन कहते हैं, लेकिन उसके पश्चात बिना कोई सूचना दिए बाबा सीधे आधी रात 1:30 बजे आते थे सवेरे का काम करने के लिए। This forced tempo and shifting of routine produce a sense of stress and demand power of adaptability not unlike that needed in war. One must be ready at any hour of the day or night to go into action at a word from Baba or to change one's plans to meet new situation. This is very, very important. तो ऐसा माहौल वहाँ युद्धजन्य परिस्थिति जैसा माहौल बाबा ने वहाँ निर्माण किया कि वो युद्ध में कैसा होता है कि जब भी वो सायरन बजे या जब भी ये होता है, कभी भी तैयार रहना पड़ता है फौजी को युद्ध में जाने के लिए, प्रतिकार करने के लिए या हल्ला बोलने के लिए। तो बिल्कुल बाबा ने इस प्रकार से इतना टेम्पो था, इतना कार्य बाबा का गहन चल रहा था, रूटीन पूरा बदल दिया था, इतना तनाव था और ऐसी स्थिति थी कि जो बाबा मांग करते हैं, जो सिचुएशन है, इसमें अपने आप को ढाल देने का रवैया होना चाहिए। इस स्थिति में इतनी शक्ति आप में होना चाहिए जैसे कि युद्ध में होता है। जो बाबा कहेंगे तुरंत उस चीज़ को पूरी करने के लिए और तुरंत टू बी ऑन आवर टूल्स, एकदम अपने पैरों पर खड़े होके जब भी बाप बोलेंगे तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए और किसी भी परिस्थिति को स्वीकृत करने के लिए तैयार होना चाहिए। जो भी बाबा की योजना है उसका पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए चाहे आपका नींद, आपका खाना, आपका आराम, जो भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़े उसकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा ये माहौल था, ऐसा इसका वर्णन डॉकिन ने कहा है। Baba's work with चट्टी बाबा grew especially intense at this time. खास करके चट्टी बाबा के साथ का इस समय का बाबा का कार्य बहुत गहरा हो गया। इसकी हकीकत बहुत आई ओपनिंग है, इसको अब हम पढ़ेंगे। It was for good reason that he called the must बाल उन्मत्त पिशाच, childish, mad and dirty. After his daily bath, चट्टी बाबा would sit on the ground and pour more dirt over his head. तो बाबा का चट्टी बाबा के साथ इसलिए कार्य गहन हो गया क्योंकि चट्टी बाबा वॉज इन चार्ज ऑफ फ्रांस। ये आगे आएगा, हम पढ़ते हैं। तो इसमें बाबा उसको बाल उन्मत्त पिशाच कहते थे क्योंकि उसमें ये तीनों गुण थे। शैतान जैसा वो भी था,
उन्मत्त था, बहुत हाइपर था और छोटे बच्चे जैसा मासूम भी था। ये तीनों गुण उसमें थे। जैसे उसको नहलाया बाबा ने, वो वापस ग्राउंड में बैठता था और पूरी मिट्टी अपने ऊपर लेता था। आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे। बाबा ने ऐसा नहीं किया। क्या बाबा ने किया ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। बाबा एनकरेज दिस हैबिट by ordering Krishna, who served as Chatti Baba's personal attendant, to bring 15 baskets of dirt to the mass room every day. तो चट्टी बाबा का जो अटेंडेंट था, सहकारी था, वो कृष्णा नायर था। तो बाबा ने कृष्णा को बोल दिया 15 बाल्टी भर के मिट्टी लेके आना और ये चट्टी बाबा के रूम में रख देना ताकि वो अपने ऊपर वो डाल दे। इसके लिए किरण जी, क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है ना, और ये चट्टी बाबा किसका था? फ्रांस का था। तो अपने ऊपर इस प्रकार से मिट्टी डालकर वो फ्रांस को, वो जो बॉम्बिंग है, वो जो अग्नि है, इससे बचा रहा था। ये सब प्रतीकात्मक होता है। गुड दैट यू गेव दैट, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। जो किरण गुप्ता ने रिस्पॉन्स दिया ना, इसलिए ये रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण होते हैं। जब किरण गुप्ता ने अभी ये ऐसा वाला रिस्पॉन्स दिया, सो दैट प्रोवोक्ड मोर इन्फॉर्मेशन। सी दिस रिस्पॉन्स शी गेव कि ऐसा कैसा, क्यों ऐसा वो मिट्टी डालता था। तो वो बचा रहा था फ्रांस को अपने आग से, बॉम्बिंग से, बमबारी से। आगे हम देखते हैं। वी कैन जस्ट गेस इट। फॉर सम टाइम नाउ Chatti Baba had been confiding to Krishna, there will be much anguish and privation in the world, and many will die of starvation. But Baba will finally assuage the suffering of the world. देखो ये चट्टी बाबा कह रहा है, कृष्णा को वो बता रहा है। कृष्णा तो उसका साथी था ना, उसको केयर टेकर था। तो उसको चट्टी बाबा बोलता है कि संसार में अब इतनी वेदना, व्यथा, कठिनाई, संताप होगा, कई सारे भूख के मारे मर जाएंगे, परंतु अंततः बाबा जो है इस विश्व की वेदना का नाश करेंगे। इस पीड़ा का, विश्व की पीड़ा का नाश बाबा ही करेंगे। ये चट्टी बाबा के बोल है। ड्यूरिंग द नाइट फॉलोइंग हिटलर्स declaration of a war of annihilation. सुन लो हाँ। चट्टी बाबा charged into Baba's room, swinging a lantern and imploring, Baba, wake up, wake up. जिस दिन हिटलर ने युद्ध की घोषणा की, उस दिन, अब वहाँ क्या मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में थे ही नहीं, टीवी नहीं थे, अखबार नहीं थे, तो कैसे इन लोगों को पता चलता है? चट्टी बाबा इंचार्ज था, तो वहाँ क्या हो रहा है वो जानता था। दिस इज अनलिमिटेड पावर दे गेट ऑन द पाथ, है ना। अमर्याद शक्ति उनके पास होती है, वो सब जानते हैं। तो वहाँ जैसे युद्ध छेड़ा गया, तो उस रात लालटेन लेके और उसको जोर जोर से हिलाते हुए चट्टी बाबा आधी रात को बाबा के रूम में घुस गया और बाबा को कहता है, जग जाओ, जग जाओ। The following morning he cleaned his room, something he had never done. This is very astonishing, huh? ध्यान से सुनिए। Announcing that he needed to return home immediately. Baba humored him by having the men entice him into a car and bring him back to his room after a short excursion around the compound. तो उस दिन चट्टी बाबा ने सवेरे क्या किया? अपनी सारी रूम साफ कर दी, मिट्टी कचरा जो कभी वो करता नहीं था। इस प्रकार से वो फ्रांस से सैन्य को शायद दूर कर रहा था, वहाँ की भूखमरी जो भी है वो शायद हटा रहा था, उसको क्लीन कर रहा था, सेफ कर रहा था। ये मेरा इंटरप्रिटेशन अपनी सीमित बुद्धि से है, जितना यहाँ पढ़ते हैं उससे जो अर्थ निकालता है उससे बता रहे हैं। कभी वो अपनी रूम क्लियर नहीं करता था, क्लीन नहीं करता था, लेकिन उस दिन सवेरे उठ के उसने अपनी पूरी रूम साफ की और बाबा से कहता है कि मुझे अब अपने घर जाना है।
तो बाबा, अब ये मस्त लोग हैं, उनको दुनियादारी का भान तो रहता नहीं, उनको घर जाने का अर्थ भी अलग होता है। तो बाबा ने क्या किया, और वो लहरी होते हैं, और बाबा तो मस्तों की हर बात सर आँखों पर लेते थे, कभी मना नहीं करते थे किसी मस्त को किसी बात के लिए। तो फिर उसने बाबा से कहने के बाद बाबा ने क्या किया, मंडली को बोला, उसको कार में बिठाया और थोड़ा राउंड लगा के घुमा फिर के फिर ऊपर लेके आए, उसी के रूम में डाल दिया। तुम्हारे घर चलो है, ठीक है, बैठो कार में, तुमको घर ले जाते हैं। मतलब उसकी बात पूरी हो और बाबा का काम भी रहे, इस प्रकार का तोड़गा बाबा ने उसमें एक मिडवे बनाया। बट चट्टी बाबा became increasingly disturbed, okay, until exclaiming to Baba on the 9th, "My house has been utterly destroyed. It is on fire. I have come to you for shelter." लेकिन उसकी वेदना, उसकी व्यथा, उसकी एगनी चट्टी बाबा की बढ़ती गई, क्योंकि फ्रांस युद्ध में बुरी तरह से हार रहा था। और आखिर करके बाबा के पास वो 9 तारीख को आया, 9 जून होगा ये, और बाबा से उसने कहा कि मेरा घर बुरी तरह से विनाश हो रहा है, मेरे घर का। देखो, चट्टी बाबा कहता है मेरे घर का पूरी तरह से विनाश हो रहा है, मेरा घर जल रहा है, इट इज़ ऑन फायर। चट्टी बाबा बाबा से कह रहे कि मेरा घर जल रहा है, मैं तुम्हारे पास आश्रय के लिए आया हूँ। क्या कह रहा है चट्टी बाबा बाबा से, मैं तुम्हारे पास आश्रय के लिए आ रहा हूँ। बाबा secluded himself with the must for several hours to calm him and kept him in his room that night. तो उसको शांत करने के लिए बाबा ने उस दिन चट्टी बाबा के साथ कई घंटे एकांतवास में बिताए, और उस रात को बाबा ने चट्टी बाबा को अपने ही रूम में सुला दिया। मतलब एक प्रकार से अभय दिया बाबा ने फ्रांस को। बाबा फ्रांस का रक्षण कर रहे थे इस प्रकार से चट्टी बाबा के साथ कार्य करके, है कि नहीं। The following day बाबा explained, अगले दिन बाबा ने कहा, चट्टी बाबा has a spiritual connection with France. He was overwrought with despair because of the catalysm, मतलब उथल पुथल, catalysm that is occurring in France these days. तो अगले दिन बाबा ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया, और बाबा ने कहा कि चट्टी बाबा जो है इसका फ्रांस के साथ आध्यात्मिक कनेक्शन है, और इस प्रकार से आजकल फ्रांस में जो उथल पुथल हो रही है इसकी वजह से वो निराश है या दुखी है। Indeed, Italy declared war on France and Great Britain the following day. But Baba was pleased with this new development, telling the woman, now Turkey has to join and then everything will go as I planned. और ये सच था, वास्तव में इटली ने भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये एक मुँह थी इस युद्ध में महत्वपूर्ण, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी एक्चुअली सब मिलके जर्मनी को परास्त करना चाहिए था, हिटलर को जगह करना चाहिए था। लेकिन ये आपस में अभी इनका भिड़ गए हैं कि अभी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ इटली ने युद्ध छेड़ा, और इस डेवलपमेंट के कारण बाबा कहते हैं महिलाओं को बाबा ने कहा कि बाबा बहुत खुश हो गए इस डेवलपमेंट से, और बाबा ने महिलाओं को कहा कि इसके कारण अब टर्की को इस युद्ध में, जो अब तक ऐसा ही तमाशा देख रहा था, अब उसको इस युद्ध में आना ही पड़ेगा। फिर अगर टर्की ज्वाइन होता है युद्ध में तो जैसा मैंने योजना की है उस प्रकार से सब कुछ घटित होगा। सो इफ टर्की जॉइन्स, कुक रवा टू सेलिब्रेट इट। बाबा का ये हमेशा का था, कुछ भी सेलिब्रेशन के लिए हलवा, शीरा, रवा बनाने का। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस प्रकार युद्ध में टर्की ज्वाइन होता है तो रवा बनाओ। There never has been such a war and never will be.
But when war is over, there will reign peace for 400 years. ये बाबा के शब्द है। बाबा कहते हैं इस प्रकार का युद्ध पहले कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। परंतु इस युद्ध, अब ये अलग सेंटेंस है, हाँ, ध्यान से देखना फर्क शब्दों का। लेकिन इस युद्ध के पश्चात जो शांति प्रस्थापित होगी वो आगे के 400 साल तक के लिए शांति रहेगी बरकरार। ये कभी की बात है, 1940 में बाबा ने बोला, 1942 में युद्ध खत्म हो गया। 1942 से 400 साल गिनो तो कितने होता है, 2342 होता है। अब हम 2025 में है मतलब अभी हमारे इस जन्म में तो होगा नहीं, इतना तो पक्का है ना। अब 2025 है तो 2023, मतलब और 300 साल तो है ही है। 300 350 साल कोई फिक्र नहीं है इस हिसाब से। हाँ, जस्ट फ्रॉम दिस मास डिस्ट्रक्शन आई विल बिल्ड लाइफ न्यू। ये महान विनाशकारी जो युद्ध होगा, इससे मैं नया जीवन निर्माण करूँगा, नव जीवन निर्माण करूँगा। अब वो जो बात थी परमानेंट 100% पीस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, quite different from now, much happier, nicer, and all who die in the war. This is very important, ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं all who die in the war take form again and enjoy this peace. तो बाबा कहते हैं ये अब जो शांति प्रस्थापित होगी तो एक नया जगत होगा, काफ़ी आनंदी होगा, अच्छा होगा। इस युद्ध में जो मरे हैं वो फिर से जन्म लेकर ये जो शांतिमय जीवन है उसका आनंद लेंगे। चट्टी बाबा despair deepened when on the 14th of June a curtain of darkness descended on the city of light and Paris fell to German forces. तो 14 जून को जब जर्मनी ने पेरिस पर हल्ला बोल दिया और काफ़ी वहाँ सारा अंधकार हो गया, उसका ये हो रहा था, फ्रांस उसको जर्मनी के आगे निष्प्रभ हो रहा था, तब चट्टी बाबा बहुत निराश हो गया। बाबा's promise of the world war had come to pass. तो बाबा ने जो कहा था कि अब मैं देखूंगा कि ये युद्ध होना ही चाहिए, तो ये हो रहा था। उस समय के हालात को अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की सिचुएशन थी, स्वार्थ, अंधाधुंध, अत्याचार, ये सारा चरम सीमा पर था, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जो है वैसा है यहाँ पर। अब आप लोगों को कोई सवालात पूछना है तो अभी हैंड रेज करो, तो हम माइक खोलेंगे, सवालात ले लेंगे। नहीं है तो हम आगे का चैप्टर तुरंत शुरू करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सुंदर चैप्टर है, मस्त टूर। अचानक बाबा अकेले 3-4 पुरुषों के साथ मस्त टूर के लिए गया है, गए हैं, और ये अद्भुत जनक वहाँ पर बात है। तो अब चाहे तो हम आगे शुरू करते हैं पढ़ना। क्या चाहते हो, आगे पढ़ें? ओके, ठीक है। मस्त टूर, जून 13, क्या है ना, ठीक है। आप लोग भी अगर कुछ बताना है, पूछना है तो अच्छा रहता है। कई लोगों को रहता है कि हमको, कई लोगों को बोलने को मिले तो वो खुश रहते हैं। On June 13, as if in anticipation of the fall of Paris, Baba departed Mehrabad to embark on a new must tour, destination unknown. 14 को वो हो गया था, लेकिन 13 को ही, क्योंकि बाबा तो ऑल नोइंग है, जैसे उनको पता चल गया था, 13 जून को ही बाबा मेहराबाद से निकल चुके मस्त टूर के लिए। कहाँ गए किसी को पता नहीं था, लेकिन उनको बराबर पता था कहाँ जाना है, कहाँ कौन सा व्यक्ति होगा, कहाँ कौन सा प्रगत आत्मा होगा, ये तो बराबर उनको पता होता है। इसका ये सुंदर उदाहरण है, देखो। गुस्ताद जी, पेंडू, काका एंड सावक कोतवाल वेयर टू अकम्पनी हिम।
सॉरी, बट नॉट इवन दे न्यू वेयर ही वॉज गोइंग। तो बाबा के साथ सावक कोतवाल, पेंडू, गुस्ताजी और काका बारिया थे। किसी को पता नहीं था बाबा कहाँ जा रहे हैं। बाबा ट्रेवल्ड बाय रेल टू मनमाड अबाउट 90 miles नॉर्थ ऑफ अहमदनगर, सो इट वॉज एज्यूम दैट ही वुड कंटिन्यू ऑन इन दैट डायरेक्शन। तो बाबा ट्रेन से मनमाड़ की तरफ गए, जो कि अहमदनगर से 90 मील की दूरी पर है। तो ऐसा माना गया कि उसी दिशा में बाबा जाएंगे, लेकिन ये बाबा का, इस अवतार का लोगों को गुमराह करने का एक तरीका था। कैसे, आगे दिया है। Indeed, Mani noted in her diary, Baba left for some distant place in the North India for 15 to 20 days. But Manmad turned out to be an avataric red herring, a diversionary tactic with which Baba would have been well acquainted given his love of a good literary mystery. सुंदर शब्दों में दिया है। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है कि 15-20 दिन के लिए बाबा गए हैं, शायद बाबा उत्तर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सब मिसलीडिंग था बाबा का जाना मनमाड़ की तरफ। इस अवतार काल में जो उनका एक गूढ़ टैक्टिक थी, उस हिसाब से ये था, एक डिस्ट्रैक्शन था। क्यों? क्योंकि at Manmad, he and the 4 men boarded another train heading east to Calcutta, where they arrived on June 15 and checked into a Broadway hotel. तो वो उत्तर की तरफ गए नहीं, मनमाड़ उतर के वो कलकत्ता गए और कलकत्ता सिटी में ब्रॉडवे होटल में वो रुके। ब्रॉडवे होटल का मैंने ब्लू बस टूर ग्रुप में और ट्रैवल विद बाबा, तीनों ग्रुप में मैंने डाला है। वो होटल अभी भी है, ब्रॉडवे होटल 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, जहां बाबा रुके। तो यहाँ अब हमको रुकना ही पड़ेगा। ये सुंदर टूर जो है, इसके बारे में हम कल ही पढ़ेंगे, तो कल बिल्कुल मिस करना नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छा, प्रार्थना किसको देनी है? कोई तो ये जिम्मेदारी प्रार्थना और आरती की ले लो बाबा, डिसाइड करने। अच्छा, डोंगरे भाऊ बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते हैं। मधुकर डोंगरे सर, डोंगरे भाऊ, जय बाबा।